taxonomic studies of various aspects of plant, animal and other organisms, know bioresources and diversity. तो taxonomic study का तरह तरह के plants और animals को कि डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी करना टेक्सोनॉमिक स्टडी कहलाता है, और अपने बायो रिसोर्सेज को और डाइवर्सिटी को इसके थ्रू हम जान भी सकते हैं टेक्सोनॉमी के थ्रू. Studies require correct classification and identification, collection of actual specimen of plants and animals. इस स्टडी में हम करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पे जोर देते हैं. ऑर्गेनिज्म का करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, और कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, और फिर उनको क्लासीफाई और आइडेंटिफाई करना पड़ता है. फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक. स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बायोलॉजी की किसी भी स्टडी के लिए फंडामेंटल चीज़ होती है टेक्सोनॉमी, एंड एसेंशियल है ट्रेनिंग के लिए. अगर सिस्टमैटिक बड़ा टर्म है, सिस्टमैटिक एक बिगर टर्म है, तो उसके लिए उसके अंदर टेक्सोनॉमी भी आती है और फाइलोजेनेटिक की रिलेशनशिप भी आते हैं. तो उसके समझने के लिए भी टेक्सोनॉमी का नॉलेज होना असेंशियल है ट्रेनिंग के लिए. सिस्टमैटिक की ट्रेनिंग से पहले टेक्सोनॉमी पता होना चाहिए. Specimens are gathered, stored, preserved information for further use. स्पेसिमेन को गैदर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए भी. मतलब हमने पढ़ लिया, उससे स्टडी कर लिया हमने, अब उसके बाद हम उसे आगे के जो भी हमारे बैच स्टूडेंट्स आएंगे, अगले जो नेक्स्ट जनरेशन के स्टूडेंट्स रहेंगे, उनके लिए भी वो स्टोर करके भी रखे जाते हैं. जैसे हम लैब में भी क्या कर सकते हैं कि अगर हमने कोई सैंपल मंगाया तो हम उसको प्रिजर्व करके ही रखेंगे. हमें जितना मटेरियल यूज था हमने वो मटेरियल यूज कर लिया लैब में, फिर हमें बाकी बचा हुआ मटेरियल प्रिजर्व करके रखना चाहिए. चाहे हम उसको फॉर्मलिन के सोल्यूशन में, जनरली फॉर्मलिन के सोल्यूशन में प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन से खराब ना हो और वो बाद में दूसरी बार स्लाइड बनाने के या दूसरी बार यूज करने के काम आ सके. तो इसी तरीके से टेक्सोनॉमी के जो स्पेसिमेन होते हैं उन्हें फर्दर फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके स्टोर करके रखा जाता है. टेक्सोनॉमिकल एड्स आर हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क. टेक्सोनॉमिकल एड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं. ये स्ट्रक्चर्स हमको, ये ऐसी जगहें हैं या ये ऐसे कह सकते हैं मटेरियल्स हैं, जैसे हर्बेरियम ड्राइड शीट्स पे बनता है, बोटेनिकल गार्डन एक प्लेस है विजिट करने, म्यूजियम प्लेस है, जूलॉजिकल पार्क एक प्लेस है जहाँ पर एनिमल रखे जाते हैं. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. Specimen description of herbarium sheet, label and date and place of collection, English, local and botanical names, family and collector name. तो herbarium के बारे में हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है. जितने भी हमने पौधे के सैंपल कलेक्ट किया उसे हम फाइल में लगाकर स्टोर करके उन्हें रखते हैं. उनकी लेबलिंग भी लिखते हैं, लेबलिंग पे एक लेबल से लगाते हैं उसके ऊपर, उस शीट के ऊपर, और उसमें उसका कॉमन नेम, इंग्लिश नेम और लोकल कॉमन नेम मतलब लोकल नेम लिख दिया, इंग्लिश नेम उसका लिख दिया, बॉटेनिकल नेम भी लिख दिया उसका, एंड फैमिली लिख दी हमने उसकी, ठीक है. तो इस तरीके से टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में हर्बेरियम काम आता है. कलेक्टर नेम भी लिखा जाता है. बोटेनिकल गार्डन क्या है? ये एक ऐसी जगह है, स्पेशलाइज्ड गार्डन है ये एक, जहाँ पे लिविंग प्लांट्स का स्पेसिमेन कलेक्टेड रहते हैं. प्लांट ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, प्लांट यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए ही ग्रो कराए जाते हैं. प्लांट इज लेबल्ड विद बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली. बॉटनिकल नेम लिखा जाता है, साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं जिसे हम, और फैमिली का नेम भी लिखा जाता है. इसमें प्लांट की फैमिली भी मेंशन की जाती है. म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस हैं, स्टडी एंड रेफरेंस.
म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन एंड ये रेफरेंस और स्टडी के लिए यूज होता है। सेटअप एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेट करते हैं, इसको सेटअप करते हैं। स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स एंड जार्स एंड प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, स्पेसिमेंस को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रखा जाता है। जैसे कि आप अगर मान लो किसी हिस्टोरिक नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम में जाओगे तो आपको वहाँ पर ऐसे प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस मिलेंगे जैसे कोई फॉसिल्स हैं पुराने पुराने, कोई बोन्स हैं किसी एनिमल की, तो उसका पूरा स्केलेटन मतलब अरेंज करके रखा होगा। किसी पक्षी के, उस जगह रहने वाले किसी पक्षी के अंडों का स्पेसिमेन उसको प्रिजर्व करके रखा होगा जार्स में, कांच के बॉक्सेस में। तो इस तरीके से स्पेसिमेंस प्रिजर्व करके भी रखे जाते हैं म्यूजियम्स में। ठीक है, मटेरियल्स म्यूजियम्स में रखे जाते हैं। और आपको एनिमल्स का बताई था कि उनकी स्किन को, उनकी फर को स्टफ करके रखा जाता है। तो वो म्यूजियम भी एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। उसके साइड में ही जहाँ शेर, फॉर एग्जांपल लायन का आपका एक पूरा मॉडल बना रखा है, लायन के फर के अंदर, लायन के कोट के अंदर स्टफ करके और स्टिच करके पूरा लायन का बना रखा है। फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बैनर बना रखा है, उस बैनर पे लायन के बारे में बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। तो इस तरह से स्पेसिमेन में म्यूजियम्स में रखी जाते हैं। जो भी मटेरियल वहाँ रखा हुआ है उसके बारे में खूब सारी इंफॉर्मेशन वहाँ दी जाती है। पूरे रूम्स की तरह हॉल्स होते हैं, रूम्स के अंदर हर तरफ इस तरह का अमेजिंग सब थिंग्स रखी जाती हैं, जिससे कि लोग जो वहाँ विजिट करने आए हैं उनकी विजिट सक्सेसफुल हो और वो अपनी विजिट से 100% बेनिफिट उठा सकें, वहाँ से नॉलेज लेके जा सकें। कहीं पर नॉर्थ इंडिया में मिलने वाला फ्लोरा के इमेजेस होंगे, कहीं पे सदर्न इंडिया में बेंगलोर में जो नेशनल पार्क्स हैं उधर के कुछ इमेजेस होंगे, कुछ सैम्पल्स होंगे। तो कोई नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम बनाता है किधर किसी जगह करे क्रिएट करता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट एरिया से सैम्पल्स वहाँ पर रखने पड़ते हैं। तो म्यूजियम्स में प्रिजर्वेटिव्स और जार्स में सैम्पल्स रखे जाते हैं, स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन लेते हैं लोग। टेक्सोनॉमी में हेल्पफुल होता है। प्लांट्स और एनिमल और ड्राइड स्पेसिमेन इंसेक्ट बॉक्सेस में रखे जा सकते हैं। कलेक्टिंग, किलिंग, स्पिनिंग, ये स्टेप्स होते हैं। किसी का इंसेक्ट कलेक्शन किसी को करना है तो इंसेक्ट को बेहोश करेगा बॉक्स में रखने के लिए, और फिर उसको किल करेगा, पिन करेगा सेफ्टी पिन से, और एक लेबल वहाँ पे भी लगाएंगे कि ये वाला पर्टिकुलर इंसेक्ट है। लार्ज एनिमल स्टफ और प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क, ये तो सिंपल है, जू है। जू में एनिमल्स को केजेस में, केजेस मतलब पिंजरों में, बड़े बड़े बाड़ों में, और जिनकी बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पर सेफली रखा जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे एनिमल्स रखे जाते हैं जो कि वाइल्ड में ज़्यादा इंडेंजर हो रहे हैं, वाइल्ड में उन्हें लोग मार दे रहे हैं, तो उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो उनको प्रोटेक्टिव ब्रीडिंग के लिए भी जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है, ताकि उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा, टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, टाइम टू टाइम उनको सारी अरेंजमेंट मिलने से उनका पॉपुलेशन, और फिर उनको अपोजिट उसके साथ भी रखा जाता है, अपोजिट सेक्स के एनिमल के साथ, ताकि वो ब्रीडिंग हो सके, उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग हो सके, और फिर वहाँ पे उनके नए ऑर्गेनिज्म, नए ऑफस्प्रिंग्स आ सकें। ठीक है, देन लर्न फूड एंड हैबिट्स, फूड हैबिट्स वहाँ उनके बारे में सीख सकते हैं, उनको सच देख कर कि कैसे खाना खाता है, कैसे कैसे बिहेव करता है ये एनिमल, फूड हैबिट्स और बिहेवियर उसका देख सकते हैं। कंडीशन आर प्रोवाइडेड एज एनिमल नेचुरल हैबिटेट, और कंडीशन ज़्यादातर लगभग उसी तरह की सिमिलर होती हैं जैसे कि उसकी वाइल्ड हैबिटेट में उसे मिलेंगी। बहुत बड़े बड़े बाड़े होते हैं जिसमें आराम से वो घूम सके, वाइल्ड की तरह वो फील कर सके। ठीक है, नाउ की के अंदर क्या है? की इज अनदर टेक्सोनॉमिक aid used for identification of plant and animal based on similarities and dissimilarities.
कि एक कह सकते हैं टेक्सोनॉमिक एड है जो कि प्लांट्स और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है। सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर देती है कि कौन सा एनिमल की बात हो रही है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ज़्यादातर ये किसके ऊपर बेस्ड है कि कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब जस्ट अपोजिट फीचर। जनरली पेयर में होते हैं अपोजिट फीचर्स, तो इसलिए इनको कपलेट कह देते हैं। रिप्रेजेंट चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन होंगे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के, तो आपको चुनना है कि आप जिस सैंपल की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, आप जिस सैंपल की टेक्सोनॉमी स्टडी करना चाहते हो, उसमें कौन सा फीचर फॉलो होता है। आप उन फीचर्स को चुनते रहोगे और फिर फाइनली आपको पता चल जाएगा कि यस दिस इज दिस ग्रुप ऑफ एनिमल, ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसमें ईच स्टेटमेंट, जो भी पेयर में स्टेटमेंट्स हैं उनमें से हर एक स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। देन सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज, taxonomic category like family, genus and species identification purpose। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की जो है वो अलग अलग चीज के लिए यूज हो सकती है, यानी फैमिली के लिए भी अलग की होगी, जीनस ढूंढने के लिए भी अलग की होगी, और एनालिटिकल नेचर की होती है की। एनालिटिक मीन्स लॉजिकल, और एनालिसिस कर रहे हो, मतलब आप रॉन्ग को निगेट करते जा रहे हो और करेक्ट को आप रखते जा रहे हो, तो कुछ एनालिसिस कर रहे हो आप चीज को, उस तरह की कीज होती है। नॉट टेक्सोनॉमिक की का यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे रखा है। टेक्सोनॉमिक की इज अ डिवाइस दैट बायोलॉजिस्ट यूज टू फिगर आउट व्हाट अननोन ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली आर। ठीक है, टेक्सोनॉमिक की एक ऐसी डिवाइस है जो ये बताती है बायोलॉजिस्ट को, ये फिगर आउट करने में हेल्प करती है कि कौन जो अनजान ऑर्गेनिज्म है वो क्या है एक्चुअली में, ये ढूंढने में मदद करती है टेक्सोनॉमी की। दैट अननोन ऑर्गेनिज्म इज बिलोंगिंग टू विच कैटेगरी। द की इज मेड अप सो दैट यू आंसर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें आप ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्वेश्चन पूछते जाते हो, यस नो करते हुए उनको आगे बढ़ते जाते हो उन क्वेश्चंस के, और फिर फाइनली आप उस अपने आंसर पे पहुंच जाते हो। एंड द आंसर इज नैरोड डाउन, आंसर अपने आप ही लास्ट में आपको मिल जाता है। जैसे ड्राई स्किन नहीं होगी या होगी, तो अगर नहीं है तो वो फिर एम्फीबियंस में चला जाएगा, क्योंकि ड्राई स्किन एम्फीबियंस की नहीं होती, उनकी स्लाइमी और मॉइस्ट स्किन होती है एम्फीबियंस की। तो सैलमेंडर इज एम्फीबियन। फ्रॉग के जैसा ही सैलमेंडर होता है, फ्रॉग की टेल नहीं होती, बस सैलमेंडर की टेल होती है, एम्फीबियन है। देन ड्राई स्किन है तो फिर वो नीचे आ जाता है। अब फिर देखेंगे हेयर है कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर वो लिजर्ड में आ जाता है, और अगर है तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में आ जाता है। अपोजेबल थम्स देखने हैं, यानी कि ऐसा थम जो कि अपने पाम से दूसरे डायरेक्शन में अपोज करता है, 90 डिग्री पे रहता है, तो नहीं है तो फिर वो 4 लेगेड एनिमल पे चला जाता है, और है तो फिर वो बाइपीडल एनिमल पे चला जाता है, यानी कि 2 टांगों से चलने वाले एनिमल में चला जाता है, उन्हीं के अपोजेबल थम होते हैं। अब वो बाइपीडल है कि नहीं, उसमें भी बाइपीडल में मतलब स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं कि नहीं, तो अगर स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, झुक के चलते हैं, तो वो गिबॉन्स, गोरिल्लाज इनमें चले जाएंगे, मंकी वाले ग्रुप में चले जाएंगे, और अगर 2 पैरों पे स्ट्रेट चलते हैं तो वो ह्यूमन हो जाए। तो इस तरीके से आपको कीज यहाँ पर समझाई हुई है। ऐसी ही होती हैं कीज, जिसमें कॉन्ट्रास्टिक पेयर में से यस नो करते हुए हम फाइनली अपने चॉइस पे आ जाते हैं, फाइनली हम अपने आंसर पे आ जाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या हमारी आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। सो अब हम यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक है, इसमें कुछ और मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, फ्लोरास, वो भी टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वो टॉपिक्स तो सिंपल 1-2 लाइन की डेफिनेशंस ही हैं, तो उनको आप बुक से लिख सकते हो, और उनमें वो लास्ट टॉपिक्स हैं, और चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी एनसीईआरटी के डिस्कस करे थे।
अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या है और क्या देख सकते हैं हम फर्स्ट चैप्टर में, फिर हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर वैसे भी बहुत इंट्रोडक्टरी ही चैप्टर था, जस्ट एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होते हैं, लिविंग के फीचर्स क्या होते हैं, इस टाइप का चैप्टर था। अब एक टेस्ट है, इसको करने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू टेस्ट है, सिंपल सा। एक आंसर तुम बताना, एक आंसर अक्स बताएगा, ठीक है। टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ, पहला आंसर कोई भी एक बच्चा बताओ। टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, रैंकिंग, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। क्या बोलेंगे टैक्सॉन को? व्हाट विल बी कॉल्ड? अक्स बताओ इसका आंसर। टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, रैंकिंग, या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। टैक्सॉन किसको कहेंगे हम? आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन आंसर्स? एमसीक्यू टेस्ट है बेटा, बताओ किसको कहेंगे? Ma'am, taxon is a particular group in classification of 7 ranking. तो मैम रैंकिंग होगा ये। आएगा इसमें, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ आईसीबीएन, यस। नेक्स्ट आंसर अक्स। अब बताओ आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन? यस, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, आईसीबीएन का बताओ, इनमें से क्या आएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, या इंडियन क्लास? क्या आएगा? व्हाट विल कम? मैम में आए ट्राई करने दो अक्स को ही। अक्स ट्राई करो, बताओ जल्दी से, सिंपल है ये। किसका कोड होगा? आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होगा? टेल मी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट होगा आंसर। इंटरनेशनल मैम फर्स्ट है इसका। फर्स्ट होगा। और आईसीजेडएन का बताओ, एक्सपेंशन ऑफ आईसीजेडएन इज? मैम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हाँ, जब उसका बोटेनिकल था तो इसका क्या है? जूलॉजिकल होगा, नॉर्मल बात है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैज डैश वर्ड्स, कितने वर्ड होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में? मैम 2। हाँ, किसके कितने वर्ड होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में? 2, जीनस और स्पीशीज। मैंजीफेरा इंडिका, लिन, लिन मैम विद। दे आर 2 वर्ड्स। वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? मैंजीफेरा इंडिका, लिन में लिन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज को, नेम ऑफ द ऑथर को, नेम ऑफ द दीज, नन ऑफ दीज, या सब स्पीशीज?
Ma'am, what you said? Can you explain? बेटा 5th क्वेश्चन, मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसमें लिन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, नेम ऑफ ऑथर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर सब स्पीशीज? किसको रिप्रेजेंट करेगा लिन? ऑथर को करेगा, क्योंकि लिन लिनियस से आता है। किससे आता है? Linear. हाँ, तो लिनियस से आता है, तो ऑथर है कार्लस लिनियस। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी रिटन एज, साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाना चाहिए? स्पीशीज, जीनस, जीनस स्पीशीज, स्पीशीज सब स्पीशीज, सब स्पीशीज, सब स्पीशीज। Ma'am, species or genus? श्योर? Oh, ma'am. Ma'am, the first one. फर्स्ट वन विल बी द आंसर। Yes, ma'am. Species. Ma'am, पहले species आएगी फिर genes लिखेंगे. मैंजीफेरा इंडिका में ये नाम है मैंजीफेरा इंडिका, इसमें स्पीशीज कौन सा है, जीनस कौन सा है? मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है, इसमें कौन सी जीनस का नाम है और कौन सा स्पीशीज का नाम है? बताओ, पूछ रही हूं मैं कुछ। मैम, मैंजनीफेरा तो वो होता है जीन है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सॉरी मैम, गलती से। हाँ, सबसे पहले जीनस आना चाहिए, फिर स्पीशीज आएगा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जीनस एंड देन स्पीशीज। अब इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज अप्लाइड टू? मैम, प्लांट्स। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दे रखा है यहाँ पे। मैम बोथ मैम, प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए ही होगा मैम वो तो। द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी इज, पहला स्टेप टेक्सोनॉमी का क्या होगा? नेमिंग, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन? टेक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मैम, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सोच के बताया करो हर चीज है, जल्दी से नहीं मत बताया करो। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, या डिस्क्रिप्शन, या क्लासिफिकेशन, या नेमिंग, क्या होना चाहिए? पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? मैम, पहले तो उन्हें क्लासिफाई करेंगे, फिर बाद में उनके जो पर्टिकुलर वो होंगे, फिर उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन्हें नेमिंग, फिर उनकी नेमिंग करेंगे, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन करेंगे। बिना डिस्क्रिप्शन के कैसे कर लोगे क्लासिफाई और आइडेंटिफाई? डिस्क्रिप्शन से ही तो आइडेंटिफाई करते हो। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करना, ये चीजें मैंने आपको डिफिनेशन दे लिखने को दी थी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन ही तो डिस्क्रिप्शन है, कैरेक्टराइजेशन ही यस डिस्क्रिप्शन मैम। है। किसी के कैरेक्टर्स लिखना, तो डिस्क्रिप्ट मेरे हिसाब से तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए पहले। विच वन ऑफ द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बताओ। यस टेल मी। क्या हुआ एलिश, बताओ, व्हाट हैपेंड? मैम आई थिंक क्वेश्चन 8 में मैम इसका आंसर आइडेंटिफिकेशन होगा। पहले हमें इसे आइडेंटिफाई करना होगा ना। मेरे ख्याल से पहले डिस्क्राइब करते हैं और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करते हैं मेरे हिसाब से। तो पता नहीं, कंफ्यूजन है। जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से गलत है और उनका करेक्ट ऑप्शंस क्या है। ठीक है, तो हम तब देख लेंगे। अब नाइन्थ का बताओ। ओके मैम। नाइन्थ का बताओ, विच वन इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सा इनमें से एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? एक्सक्लूसिव मतलब जो हम जिसे एक्सक्लूड, विदाउट एक्सक्लूजन कह सकते हैं, या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मैम, कैन यू डिफाइन अ थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस?
because I can't of understand this. events happening in the environment and their memory means consciousness की बात हो रही है ये मेमोरी मतलब अपने इवेंट्स के आसपास जो इवेंट्स घट रहे हैं उनको याद रख पाना मेटाबॉलिक रिएक्शन सारे ऑर्गेनिज्म में होती है हमेशा? हाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन जरूरी है तो मैम इसका वो ही है 4th ही फिर तो ठीक है अब नाउ 10th लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ मैनर दैट लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से किस तरीके से अलग होगी living things are more in member and then non-living living things have different level of organization living things perform various functions living things respond to physical level क्या होगा इसका आई थिंक इसमें सेकंड वाला होगा नहीं थर्ड लिविंग थिंग्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस अच्छा लिविंग थिंग बहुत सारे काम करती हैं मैम मुझे इस वाले में कंफ्यूजन है बिकॉज मैम जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो इनमोर्टाइल होते हैं और नॉन एक्टिव होते हैं मैम वो तो नहीं मैम वो ज्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हाँ हाँ तो इसमें क्या बताना चाहोगे फिर मैम आई थिंक मेरे हिसाब से सेकंड है बिकॉज ये हमारा कुछ टेक्सोनॉमी से थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं इसमें लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैम सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में लिविंग थिंग्स होता है अब हम सबमिट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव कौन सा सही है कौन सा गलत हमें नहीं पता हम बस सबमिट कर रहे हैं तो अब यहाँ पे आंसर देख रहे हो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया टैक्सॉन एक रैंकिंग होती है सेकंड वाला आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर थर्ड वाला एक्सपेंशन ऑफ आईसीजेडएन इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फोर्थ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हैज टू वर्ड्स फिफ्थ Mangifera indica denote the name of the author who gave the species ठीक है sixth scientific name of organism should be written as genus and species seventh international code of biological nomenclature is both animals and plants और फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी का मेरा अंदाजा गलत हो गया आइडेंटिफिकेशन है इसका आंसर विच वन इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टर इसमें भी परसेप्शन ऑफ इवेंट्स और मेमोरीज है कॉन्शियसनेस देन लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ये सही है तो दो गलत हुए हैं हमारे एक तो ये वाला परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी exclusive event which one is the exclusive character of living things तो perception of events is the exclusive character कि वो living things क्या करेंगी environment को respond करेंगी अपनी memory में भी रखेंगी knowledge को और first step in taxonomy is identification ठीक है Identification is the first step in taxonomy is identification of organism. When we discover an organism, the first step under taxonomy is identification. It is very important to identify an organism.
यही क्वेश्चन था हमारा। फर्स्ट स्टेप क्या है? डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और क्वेश्चंस हैं कुछ इसमें? तो इनकी कोशिश, इनको भी ट्राई करो। बताओ मुझे इनके आंसर। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंजीफेरा इंडिका। एल डॉट का मतलब क्या है? ये तो अभी अभी हमने पढ़ा। सिग्निफाई टेक्सोनॉमिस्ट लिनियस। लिनियस के लिए एल डॉट है। टेक्सोनॉमिक हिरार्की क्या होगी? बताओ, टेक्सोनॉमिक हिरार्की ABCD में से कौन सी होगी? किसको कहेंगे टेक्सोनॉमिक हिरार्की? मैम स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Stepwise arrangement of all the categories for classification of plants and animals. Correct? यही होगा इसका। The correct sequence of taxonomic categories, ये तो NCERT वाला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? What is its correct order? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर दे रखा है? ये हमने याद करने के लिए बोला था। तो किंगडम, फाइलम और COFGS, इससे याद करेंगे। हमने ये लिखा था। तो इसके हिसाब से बताओ कौन सा करेक्ट है इनमें से ऑप्शन। ये फर्स्ट मैम लेटर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग टू मी वेरी प्रॉपर्ली। ये फर्स्ट लेटर हैं आपके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के। तो इसके हिसाब से अब बताओ इनमें से कौन सा